नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश। मैं हूं कृति मिश्रा। मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री मनसुख मांडविया जी। सर, स्वागत है संसद टीवी में। सर, सबसे पहले अगर आपकी मंत्रालय लेबर मंत्रालय की बात की जाए और इस साल के बजट की बात की जाए तो हाईएस्ट एवर एलोकेशन है, 32,000 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन है, जो कि अगर पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट्स की तुलना की जाए तो 80% ज़्यादा है। किस तरह से देखते हैं इस बार आवंटन आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय के लिए? मैं जो टोटल बजट की बात करूं तो मोदी गवर्नमेंट की बजट की विशेषता यही है, आपने देखा होगा 10 साल से एक भी बार टैक्स नहीं बढ़ाया है। कंटिन्यूस टैक्स कम होता जा रहा है, सरकार की इनकम बढ़ती जाती रही है, बजट बड़ा होता जाता रहा है। वैसे लेबर सेक्टर में भी बजट में बढ़ोतरी हुई, जो कभी 32,000 करोड़ रुपीस लेबर में बजट होना एक बहुत बड़ी बात है। ये बजट का उपयोग है लेबर सेक्टर में जो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं उसको हम कैसे प्रोत्साहित करें। तो लास्ट बजट में प्रधानमंत्री जी ने ELI स्कीम की घोषणा की थी। सामान्यतः PLI स्कीम की बात तो चलती है, देश में भी चलती है, दुनिया में भी चलती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव एक नया विचार है। एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए है, एम्प्लॉयर को प्रोत्साहित करने के लिए है, और इसलिए 20,000 करोड़ रुपया इस बार ELI स्कीम के लिए आवंटित करा है। जो लोग नए जॉब पाते हैं उसको 15,000 तक 5-5 हज़ार की किस्त में उसको दिया जाएगा, ताकि उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा होता है जॉब गिवर, जो जॉब देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, एक कंपनी को भी प्रोत्साहित करना है ताकि वो नए जॉब को प्रोत्साहित करे, फॉर्मलाइज करे। उनके यहाँ जो जॉब में लोग लगते हैं उसको रजिस्टर कराए और उसको EPFO और AC के लाभार्थी के रूप में उसको फॉर्मलाइज करके उसका लाभ दे। तो मैं मानता हूँ कि, और निर्मला सीतारमण जी को भी मैं अभिनंदन भी देना चाहता हूँ, मोदी जी को भी अभिनंदन देना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक थॉट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सीक्वेंस में रिफॉर्म उसका एक पार्ट है। बिल्कुल सर, इसमें थोड़ा सा और जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की जो आप बात कर रहे हैं वो पहले की स्कीम से कैसे अलग है और सरकार का क्या फोकस होगा इस पर? उसमें ये स्कीम पहले तो कोई ऐसी स्कीम चलाई ही नहीं जाती थी ताकि आप फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और एम्प्लॉयमेंट को ऑर्गेनाइज वे में लाया जाए, फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए। उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम की विशेषता ये है कि EPFO में जिसका नया रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिला, तो उसको एक टाइप की सोशल सिक्योरिटी भी मिल गई जी। ये ESIC में का लाभार्थी हो गया। तो ये इससे लाभार्थियों को अपने 5 साल तक जब नए एम्प्लॉयज़ के रूप में रजिस्टर होते हैं उसको 5,000 रुपया, जो मिनिमम हमारा 15,000 रुपीज़ की सीलिंग है, तब तक उसको दिया जाएगा। वैसा ही जो जॉब को पैदा करेगा, जॉब बनाएगा, जो नई रिक्रूटमेंट करेंगे, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट यानी कि कंपनियों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करा जाएगा। तो हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल में 4 करोड़ नए जॉब को निर्माण करना है। फॉर्मल सेक्टर में 4 करोड़ नया जॉब, और उसके पीछे 2 लाख करोड़ का खर्च करा जाएगा जी। और यही एम्प्लॉयमेंट स्कीम की एक दूसरी विशेषता है, जिसमें हमने तय करा कि ये से 1 करोड़ यूथ जिसको इंटर्नशिप के द्वारा ट्रेन करा जाएगा, और जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम कंपनी है 1 से 1 to 500, उसमें उसको इंटर्नशिप दी जाएगी। उससे 2 फायदा होगा। कोई यूथ इस टाइप की कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी हो, इंडिया की टॉप 500 मतलब एक बड़ी कंपनी के रूप में जो काम करते हैं, उसका एक वर्क कल्चर होता है।
एक वर्किंग स्टाइल होती है, बेस्ट गवर्नेंस होता है। इंटेंसिव करके आएंगे तो सीख के आएंगे, और उनके बाद वो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में जब वो जाएंगे या तो उसको चलाएंगे या तो उसको स्टीयरिंग कमेटी में जब वो काम करेंगे, तब उसका लाभ उसमें उसको भी, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये ऊपर वाला वर्क कल्चर उसमें भी आएगा। तो कुल मिला के क्वालिटी प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, गुड गवर्नेंस होगा, और दुनिया की कंपनी और दुनिया के इंडस्ट्रीज़ में जिस टाइप का वर्क कल्चर है, इस टाइप का वर्क कल्चर हमारे एमएसएमई में भी आएगा। ये कुल मिला के हमारा ELI स्कीम का उद्देश्य है। बिल्कुल सर, इसके पहले कि मैं और आपके मंत्रालय से रिलेटेड बात करूं, आपका शिपिंग मंत्रालय में भी लंबा अनुभव रहा है, और इस बार के बजट की अगर बात की जाए तो माइनिंग और शिप बिल्डिंग पर बहुत फोकस है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट लेबर इंडस्ट्री पर पड़ता है। तो इस तरह से माइनिंग और शिप बिल्डिंग पे आप किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आगे जाके देश में देखते हैं? ये देश को 7,000 किलोमीटर का समुद्र तट मिला है, ये हमारे लिए वरदान है। उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसका उपयोग पहले बहुत नहीं करा जाता था। मैं कहूँ तो वो समुद्र तट हमारा उपेक्षित था। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, 7,000 किलोमीटर समुद्र तट पर रहने वाले हमारे मछुआरा कम्युनिटी, और उसमें समुद्र में जाना ट्रेडिशनल स्किल है, स्विमिंग उसकी ट्रेडिशनल स्किल है। छोटा सा फिलीपाइंस, उसका 8 लाख सी फेरर है, और इतनी बड़ी कंट्री इंडिया, उसका सी फेरर आज से 10 साल पहले 54,000 था ओनली। 50 सी फेरर में जो समुद्र में कोई ना कोई जॉब के लिए जाते हैं, शिप में जाते हैं। शिप में कुक से लेके उसका कप्तान तक की ड्यूटी होती है, और मिनिमम कोई भी छोटा हो शिप तो भी 12 लोग होते हैं उसमें। बाद में आज क्रूज है, तो क्रूज में बहुत लोग चाहिए। तो ये सब लोग मिनिमम कोई समुद्र में जाते हैं तो एक महीने में $2,000 की मिनिमम सैलरी होती है जी, $2,000 की मिनिमम, तो मतलब हो गया 2 लाख रुपया। तो बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है, नहीं होता था। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई तब उसको, जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था, मुझे पता है, हमने उसमें कई चेंज करा, और आज सी फेरर में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ के 2.5 लाख तक पहुंच गई। 2.5 लाख इंडियन सी फेरर है जो समुद्र में जाते हैं, उसकी आय उसमें से चलती है, उसकी इनकम वहाँ से होती है। वैसे शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गल्फ ऑफ कैम्बे में अलग शिप रिसाइकलिंग यार्ड है। दुनिया में ऐसा कहाँ भी नहीं है। ये गल्फ ऑफ कैम्बे में नेचुरल टाइड आती है तो 8 मीटर पानी आता है, अप आता है, और जब टाइड डाउन जाती है तो पानी समुद्र तट से दूर चला जाता है। ऐसी स्थिति में कितना भी बड़ा दुनिया का बड़ा से बड़ा शिप क्यों ना हो, वो नेचुरल बीच हो जाता है। इतना करंट होता है समुद्र में, वो उसको वहाँ से बीच तक ले आता है। तो एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी है, उसको एनकेज करा गया है। और शिप रिसाइकलिंग बिल उस वक्त लाया गया था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। आज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के शिप भी वहाँ आने लगे हैं, दुनिया के शिप संख्या में बढ़ने लगे हैं। तो शिप रिसाइकलिंग में बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप शिप रिसाइकलिंग यार्ड में जाएंगे तो 25 से 30 हज़ार लेबर सारे देश से आके वहाँ पर काम करते हैं। वैसा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग के लिए भी इस बजट में भी प्रावधान करा गया है। शिप बिल्डिंग हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारी नेवी में भी इतनी रिक्वायरमेंट है शिप की, मर्चेंट शिप की इतनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए इंसेंटिव देने की बात करी है, इंडियन फ्लैग शिप की बात करी है, उसको बजट में प्रोत्साहित करने के लिए बात करी है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में शिप रिसाइकलिंग, शिप बिल्डिंग, ये 2 सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा और देश आत्मनिर्भर भी होगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से ग्लोबली वर्कफोर्स बदल रहा है, पैटर्न्स बदल रहे हैं, गिग वर्कर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इंडियन इकोनॉमी के। लगातार बात की जा रही थी कि कैसे उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, और अगर इस बात के बजट की बात की जाए तो बहुत फोकस है गिग वर्कर्स पे कि कैसे उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कैसे ई श्रम पोर्टल पर लाना है, कैसे उनके हेल्थ केयर पर ध्यान देना है। तो एज लेबर मिनिस्टर गिग वर्कर्स के लिए आप क्या अश्योरेंस देना चाहते हैं? सही बात है, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है। जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है तब तक ये प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एग्रीगेटर नंबर ऑफ टाइप की सर्विस चला रहे हैं।
आज आपको प्लम्बर चाहिए तो एग्रीगेटर से मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज डालेंगे तो एग्रीगेटर आपके यहाँ प्लम्बर भेज देंगे। आप स्विगी देखो, जोमेटो देखो, ओला देखो, उबेर देखो, ऐसे नंबर ऑफ टाइप के प्लेटफॉर्म है आज। वहाँ से आप सीधा प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, आपको सुविधा प्रोवाइड कर देगा, आपके घर पे आके कर देगा। आज देश में तकरीबन जब 3 साल पहले एक रिपोर्ट नीति आयोग की आई थी, उन्होंने कहा था कि 77 लाख हमारे गिग वर्कर्स है, बट आज के दिन में 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? तो इस बजट में ये सभी गिग वर्कर्स को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए डिसीजन करा गया। उसको आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा, उसको तुरंत ही कार्ड दिया जाएगा और एक कार्ड लेके गिग वर्कर्स जाके आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं उसमें आगे जाके सोचता हूँ कि हेल्थ सिक्योरिटी हो गई, बाद में उसको पेंशन सिक्योरिटी कैसे दिया जाए जी। उसका पेंशन सिक्योरिटी देने के लिए ईपीएफओ में, पेंशन फंड में, प्लेटफॉर्म के द्वारा हम कैसे एक 1%, 2%, 3% जो भी अमाउंट तय करके उसके अकाउंट में जमा करा दे, ताकि गिग वर्कर्स कल 60 साल के एबो हो जाए, ऐसे कोई लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये लोग आराम से 5,000, 6,000 पेंशन पाए तो उसकी पिछली लाइफ भी सुनिश्चित हो जाए। इस दिशा में हमने काम करना चालू करा है। हम आने वाले दिनों में ये काम भी पूरा करेंगे। सर, एनसीएस का इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं आगे जाकर जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए? कृति, एनसीएस एक सरकार के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट मेरे डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया एफर्ट है, बहुत बड़ा एफर्ट है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। धीरे 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 एनसीएस पोर्टल को हम रोबस्ट करते 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 आज 5 साल में ये बहुत बड़ा और रोबस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। ईआई का भी हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एनसीएस पोर्टल माय भारत पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है, तो 1.5 करोड़ माय भारत के साथ इंटीग्रेटेड यूथ ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ गए हैं। ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ से अधिक लोग रजिस्टर है, उसको भी हमने एनसीएस पोर्टल के साथ जोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेंट पोर्टल बनाया है, उसको भी हमने उसके साथ जोड़ दिया है। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, सभी को उसके साथ जोड़ दिया है। तो आज हमारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल ऐसा पोर्टल बन चुका है, आज के दिन में 40 लाख से अधिक कंपनियां, जॉब देने वाली कंपनियां उसके पर रजिस्टर है, नहीं केवल देश की लेकिन दुनिया की। मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एमओयू कर रहा हूँ। कल ही हमने एक एमओयू करा। ये एमओयू से हम और एडिशनल 10,000 जॉब जो प्रतिवर्ष दे रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को जोड़ा है। तो आने वाले दिनों में यही प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आज ऑलरेडी 40 लाख कंपनी है जी, 24 लाख जॉब आज उसके ऊपर फ्लैग हो रही है। आप जाके देख सकते हो तो आपको पता चलेगा। ये एनालिसिस कर लेते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई जॉब ओपन हुई तो वहाँ फ्लैग हो जाएगी। कोई भी कंट्री में उसके साथ जो रजिस्टर है, ऐसी कंपनी में जॉब फ्लोट हुई, यहाँ आपको ईआई के द्वारा आप पोर्टल पर देख पाओगे। दूसरा, आपका क्वालिफिकेशन मैच करता हो तो आपके क्वालिफिकेशन के अनुरूप आपको पॉपअप आ जाएगा कि आप सिविल इंजीनियर है और कोई जगह पे सिविल इंजीनियर की वैकेंसी हुई है, तो आपको पॉपअप करके बताएंगे कि यहाँ सिविल इंजीनियर की वैकेंसी फ्लोट हुई है। हमने एनसीएस पोर्टल का उपयोग पीपीपी मोड में करना चालू करा, यानी कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ मिलके सीआईआई, एचओचएम और फिक्की, ये सब इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, वो लोग काउंसलिंग सेंटर चालू कर रहे हैं, यानी कि जॉब काउंसलिंग सेंटर। ये जॉब काउंसलिंग सेंटर का काम क्या है, वो अपने हिसाब से एक बड़ी ऑफिस खोलते हैं और ये नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का उपयोग करते हैं और वहाँ से मैपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में सीआईआई ने एक अच्छा मॉडल कैरियर सेंटर चालू करा है। ये मॉडल कैरियर सेंटर को मैं प्रत्यक्ष देखने गया था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। वहाँ से दिल्ली के अगल बगल में 100 किलोमीटर की रेंज में जो भी
अपॉर्चुनिटी ओपन हुई हो तो सब युवाओं को वहाँ बुलाते हैं। जिसको जॉब चाहिए, आप वहाँ चली गई तो आपको भी वो कहेंगे कि आपकी स्किल क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, देख लिया। आपको इंटरव्यू के लिए बताएंगे कि यहाँ वैकेंसी, आप जा सकती हो। आपको सॉफ्ट स्किलिंग करेंगे, आपका कैसे इंटरव्यू देना है। आवश्यकता होगी तो जो कंपनी है उसको भी यहाँ बुला सकते हैं और आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत बड़ा काम नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल से करना हमने चालू करा। आने वाले दिनों में मैंने तय करा है कि देश की सभी यूनिवर्सिटी में पीपीपी से एक ऐसा मॉडल कैरियर सेंटर हो जहां देश के यूथ को अपने विचारों के अनुसार जॉब की अपॉर्चुनिटी एनकेस करने के लिए अवसर मिले। कई बार दुनिया में तो ओपन होती है, मुझे विदेश जाना है तो विदेश जाने के लिए क्या करें, तो वहाँ जाएंगे तो बताएंगे कि भाई देखो यही माइग्रेंट पोर्टल है, उसके पर 500 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उन्होंने इतनी वैकेंसीज को फ्लोट करा है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, उसका काउंसलिंग करवा दे और दुनिया में रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा वो जॉब के लिए चले जाए। एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम हम खड़ी कर रहे हैं और ज़्यादातर हो चुकी है, जिसका लाभ देश के युवाओं को मिलेगा, ताकि उनके लिए नॉट ओनली फॉर आवर ओन स्टेट ओन कंट्री, अपनी कंट्री के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो ही हो, अपने स्टेट के लिए तो हो ही हो, लेकिन दुनिया में कहाँ भी उनके क्वालिफिकेशन, उनकी रुचि, उनके स्किल के अनुसार अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। दूसरा, स्किलिंग गैप भी पता चलेगा जी। डिमांड सप्लाई एक बहुत बड़ा मेजर है। बिल्कुल। कहाँ किस टाइप की मेन पावर की रिक्वायरमेंट है पता तो होना चाहिए। तो ये पता जब यूनिवर्सिटी को लगेगा तब यूनिवर्सिटी उसको ध्यान में रख के कोर्स डिज़ाइन करेगी ताकि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के द्वारा हम दुनिया के सामने खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसके अचीवमेंट्स हम आगे दिखाते भी रहेंगे। इससे पहले मैं आपके स्पोर्ट्स मंत्रालय की बात करूं सर, दुनिया भर में एक बहस शुरू हुई है, वर्क लाइफ बैलेंस, उस पर आपका क्या मत है? देखो, चक्र है वो घूमता रहता है, फरता रहता है। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो मम्मी पापा कहते थे कि पढ़ने में ध्यान रखो, खेलो मत। आज हम हमारे किड्स को कहते हैं खेलो, पढ़ो भी बट खेलो, खेलने के लिए जाओ, उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में हमने कई एफर्ट लिया है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खेलों को खेलो इंडिया स्कीम के तहत उसको सपोर्ट कर रही है। फिट इंडिया तहत लोग फिट रहे, उसके लिए कई टाइप की फिजिकल एक्टिविटी हो, उसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और एक बार सारा देश का बजट 10 साल पहले 1,000 करोड़ था, आज वो 3,800 करोड़ है। इतना ही नहीं, केवल खेलो इंडिया एक स्कीम का बजट 1,000 करोड़ है। तो वो पहले सारी मिनिस्ट्री का बजट हुआ करता था, अब एक स्कीम का बजट है। तो ये बताता है कि खेलों को और प्रोत्साहित करके, और हमने जब विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी ने बात कही है तो तय करा है कि 2036 में हमें ओलंपिक को कोट करना है, ओलंपिक बीड कोट करना है। तो ओलंपिक बीड कोट करने के लिए भी हमने प्रयास चालू कर दिया है, हमने लेटर ऑफ इंटेंट भी दे दिया है, लगातार हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो जब हम इंडिया में 2036 में ओलंपिक्स करने की बात कर रहे हैं तो मेडल टैली भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो उनके लिए भी हमने सारा प्लानिंग करा है, बहुत अच्छी तरह से करा है। और तब तक हम 1 से 10 क्रम में इंडिया मेडल टैली में आना चाहिए। बिल्कुल। और 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तब हम स्पोर्ट्स में कहाँ होंगे? हमने लक्ष्य रखा है कि दुनिया में 1 से 5 क्रम में इंडिया स्पोर्ट्स में आएंगे और आ सकता है। यहाँ इंडिया में कभी टैलेंट की कहाँ कमी है, ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी है ही नहीं। सवाल इतना ही है उसको यूटिलाइज करना, और हम करेंगे। सर, चलते चलते ये तो हुई मंत्रालय की बात, एक पर्सनल सवाल चलते चलते, जर्नी आपकी बहुत ही इंप्रेसिव रही है। वेटनरी डॉक्टर, उसके बाद शिपिंग मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर, लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स,
कितने चैलेंजेस, कितनी अलग ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कितना आसान या मुश्किल रहा इसमें ढलना? मैं कोविड मैनेज करा हुआ बंदा हूँ, तो उससे ज़्यादा मुश्किल काम तो कोई होता ही नहीं है। जब कोविड चल रहा था, हम 3-4 घंटे सो नहीं पाते थे, क्योंकि एक और देश संकट में हो, लोग मरते हो, वैसी स्थिति में उसको कैसे बचाए, मोदी जी की प्राथमिकता थी और उसको देखते हुए हम काम करते थे। ये कठिन काम था, मेहनत का काम था। मोदी जी का विज़न था, उसको हमें इम्प्लीमेंट कर रहे थे और हम सफल गए थे। वैसे ही लेबर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है और देश के युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और दुनिया में एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, क्या स्किल गैप है, सारी स्थिति का एनालाइज हम करते हैं। उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके आधार पर देश के युवाओं को रोजगारी का अवसर मिले, ये हमारी प्राथमिकता है, दिशा में हम काम करते हैं। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी देना। देश के नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी कैसे मिले, उसको अपने पैसे की बचत से अपनी पास्ट लाइफ में पेंशन कैसे मिले, उसको हेल्थ सुविधा कैसे मिले। देश में 1500 से अधिक डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल ESIC की है, उसको रोबस्ट करना प्रायोरिटी का काम है। EPFO में बदलाव आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी EPFO के लाभार्थी होगी। जिस तरह से उसमें डिजिटल रिफॉर्म कर रहे हैं, IT रिफॉर्म कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इक्विवेलेंट बैंक बनेगा और उसका लाभ छोटे छोटे जिसका EPFO में कंट्रीब्यूशन है, उसको गुड गवर्नेंस करके वो आप ATM में जाके, अभी आपको आज के दिन में EPFO से पैसा उठाने के लिए 3 ऑफिस में जाना पड़ता है, साइन करवाना पड़ता है। आप एक जगह पे जॉब छोड़ के जब दूसरी जगह पे जॉब पे जाते हैं तो फिर आपका EPFO अकाउंट ट्रांसफ़र कराने में आपको कई दिक्कत होती है। ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। बाद में अब जब चाहे EPFO में आपका पैसा पड़ा है, ATM में जाके उठा लो, आप उठा सकती हो। आपका पैसा कितना पड़ा है कभी भी आप देख सकती हो। इंटरेस्ट कितना हुआ, आप मुझे कितना पेंशन मिलेगा, ये भी आप देख पाओगे। ये दिशा में EPFO प्लेटफॉर्म को हम रोबस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए और साथ साथ इस कैंडिड कॉन्वर्सेशन के लिए। धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद जी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।